हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। व्हाट इज़ हार्ट फेलियर और क्यों होता है हार्ट फेल, और क्या इसके कारण होते हैं और एक्चुअली हार्ट फेल होता क्यों है। आपने सुना तो कई बार होगा कि किसी का हार्ट जो है वो फेल हो गया, पर ये क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अधिकतर लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पाते, वो दोनों को सेम ही कंसिडर करते हैं। सो हार्ट फेलियर इज़ समथिंग जब किसी भी कारण से जो हार्ट की पंपिंग करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब ये अचानक से हो सकता है, लाइक इन हार्ट अटैक, मतलब जब हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक में क्या होता है, जो दिल होता है उसको खून नहीं मिल रहा है, या फिर जो दिल की मसल से उनकी डेथ हो रही है और जिस कारण से वो पंपिंग कम कर पा रहे हैं। सो हार्ट अटैक से भी हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, पर दोनों सेम नहीं होते हैं। हार्ट अटैक के कारण हार्ट फेल हो सकता है, वो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों सेम नहीं होते हैं। साथ ही हार्ट फेलियर के बहुत सारे और भी अनेक कारण होते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में इसमें कोरोनरी आर्टरी का कोई लेना देना नहीं होता है, या फिर हार्ट अटैक का भी कोई लेना देना नहीं होता है इन द केस ऑफ हार्ट फेलियर, पर उसके बावजूद भी हार्ट जो फेल होता है। तो चलिए अब हम उन हार्ट फेलियर के क्योजेस के बारे में बात करेंगे जो कि हार्ट अटैक से संबंधित है, साथ ही नहीं भी। सो ये तो आप सब जानते हैं कि हार्ट फेलियर वर्ड क्या है, बाकी उस हार्ट फेलियर से होता क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे होता ये है, सबसे पहले तो अधिकतर मरीज जो होते हैं वो सांस नहीं ले पाते, उन्हें ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब जो व्यक्ति 30, 40, 50 की एज तक अच्छे से सांस ले पा रहा था, वो अचानक से सीढ़ी चढ़ते टाइम पे उसकी जो सांस है वो फूलने लगती है। ऐसे टाइम पे वो कई बार फिजिशियंस के पास में जाता है, वहाँ से उसे दमा बता देते हैं और वहाँ से अस्थमा की उनको मेडिसिन जो होती है वो चलती रहती है, और ज़िंदगी भर अस्थमा का एक लेवल उनके ऊपर लग जाता है और उसी की वो मेडिसिन जो रहते हैं वो खाते रहते हैं। और उसके बाद में मरीज़ ये सोचता है कि मुझे सांस फूल रही है, इसलिए वो अस्थमेटिक मेडिसिन जो रहता है वो ले लेता है और उससे उसे कुछ टाइम के लिए रिलीफ भी मिलता है। लेकिन अगर किसी को चेस्ट पेन नहीं हुआ हो और सिर्फ सांस की ही प्रॉब्लम हुई हो, तो वो यही मान के चलते हैं कि इसका दिल से कोई भी संबंध नहीं है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अधिकतर ऐसे पेशेंट्स को एक्चुअली हार्ट जो है वो उनका फेल हो रहा होता है, क्योंकि जो हमारा दिल है वहाँ पे ब्लड पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड होता है वो आगे बॉडी में नहीं जा पाता है और वो थोड़ा बहुत फेफड़े में एक्यूमुलेट होने लगता है। जब फेफड़ों में खून भर जाता है तो इट इज़ लाइक इंटरनल फ्लूडिंग, और जिसके कारण जो सांसें वो फूलने लगती है। इसके भी कई कारण होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हार्ट फेलियर में जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो हार्ट अटैक ही होता है, क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, जिससे कि जो कोरोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड सप्लायर ऑफ द हार्ट होती है, वो हार्ट तक ब्लड को सप्लाई करती है, तो उसमें ब्लॉकेज आ जाना, सिकुड़ जाना, उसके कारण हार्ट तक जो प्रॉपर ब्लड होता है वो नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण अटैक आता है। और हर एक अटैक से थोड़ी थोड़ी जो दिल की दीवारें होती है वो कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती गई। अब जो हार्ट 60% पे वैसे नॉर्मली पंप करता था, वो कम होते होते 30 से 40% ही पंप ब्लड को कर पाता है, और जिसके कारण जो सांस फूलने की प्रॉब्लम होती है वो भी दिखाई देती है। यही एक मेन कॉमन कॉज होता है। इसलिए ऐसे मरीजों में अगर उनकी एज 40 से समथिंग है तो उनमें एंजियोग्राफी परफॉर्म की जाती है। एंजियोग्राफी से क्या होता है, एंजियोग्राफी करने के बाद में हमें पता चलता है क्या प्रॉब्लम है, कहीं ब्लॉकेज है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, जिसे हम स्टेन या फिर बाईपास सर्जरी के द्वारा इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही दूसरे जो कारण होते हैं वो एक्चुअली बहुत ही कॉमन होते हैं, और अगर ग्रुप में उन्हें देखा जाए ज़्यादा लोगों को, बाकी ये दूसरे कारण होते हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है हाई बीपी, यानी हाई ब्लड प्रेशर। इंडिया में अगर मरीजों से पूछो तो वो बताते हैं कि बीपी पहले मेरा हाई था, अब मेरा बीपी कंट्रोल में है, अब ठीक है। ये आंसर पेशेंट के द्वारा बहुत ही कॉमन दिया जाता है हमारे इंडिया में। एक्चुअली ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर एक बार किसी को डायग्नोस हुई तो डॉक्टर क्या करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली उन्हें टेबलेट और दवाई जो होती है वो चालू कर देते हैं। अब जो मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है उससे उनका बीपी जो होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, और जब मरीज को अच्छा फील होता है बाहर से, तब वो दवाई को अवॉइड कर देता है, नहीं खाता है। ये एक यूजुअल स्टोरी होती है इंडियन पेशेंट की। उन्हें ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चलती है, उन्हें जैसे रिलीफ मिलता है वो उसे खाना बंद कर देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है। एक चीज़ याद रखने लायक है, जैसे कि आपके नाक के पीछे लगा हुआ सरदर्द कभी चेंज नहीं होता है, वैसे ही अगर एक बार किसी को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन स्टार्ट हो गई है तो वो कभी भी बंद नहीं होती है। अगर हाई बीपी की डायग्नोसिस बन गई तो ये बीमारी अपने आप कभी नहीं जाती। इसके जाने के तरीके होते हैं, जैसे डाइट कंट्रोल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, बट वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, और ऐसा पेशेंट जो कि ध्यान ज़्यादा मात्रा में रख सके, ये चीज़ उनके लिए सूटेबल होती है। बहुत ही रेयर पेशेंट्स में ये चीज़ जो होती है वो होती है, लेकिन अधिकतर पेशेंट के लिए इट इज़ लाइक अ आइडेंटिटी। अगर डायबिटिक हो गए तो जिंदगी भर डायबिटीज़ मेडिसिन चलती रहेगी, वहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चलनी है। तो ऐसे पेशेंट जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एक्चुअली रिवर्स नहीं कर रहे हैं हाई बीपी के, तो उनको हाई बीपी के लिए जिंदगी भर दवाई लेना पड़ती है।
हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचा, बीपी बहुत ही ज़्यादा था, 200 के समथिंग था, वहीं हार्ट फेलियर उनका होता है बीपी के कारण से, और उस पेशेंट की एंजियोग्राफी हो जाती है जल्दी जल्दी में, और वहाँ पर जल्दी जल्दी में वो एंजियोग्राफी करके स्टेंट भी डाल देते हैं बिना प्रॉपर चेक करे कि ब्लॉक हो ना हो, बस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ही ये सारी चीज़ें जो होती है वो हो जाती है अगर पेशेंट मेडिसिन नहीं लेता है तो, जिसका बेसिक कारण वही होता है कि हाई बीपी था और उसी हाई बीपी के चलते हुए हार्ट जो है वो फेल हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो हार्ट फेलियर का सामना आता है वो होता है वेल्वुलर हार्ट डिसीज। ये एक सबसे सेकेंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ट फेलियर होता है, जिसमें जो वॉल्व होती है हार्ट की वो किसी तरह से खराब हो जाती है। यानी कि अगर आपके दिल का कोई भी वॉल्व खराब हुआ, भगवान ने हमें 4 वॉल्व दी है दिल में, जिसमें से जो लेफ्ट साइड हार्ट वॉल्व डिसीज जो होती है वो बहुत ही कॉमन होती है, जिनका नाम होता है एरोटिक वॉल्व और मायोटिक वॉल्व। जो ये 2 वॉल्व होती है, इन दोनों वॉल्व में अगर कोई प्रकार की सिकुड़न आ जाए तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है। साथ ही अगर ये दोनों लीक होने लग जाए तो भी चांस बनते हैं हार्ट फेलियर के। तो सिकुड़न या फिर लीकेज होना दोनों हार्ट की वॉल्व में, ये दोनों चीज़ें क्या करती है, जो हमारी वॉल्व में हार्ट के पास में जो ब्लड जाता है उसकी पंपिंग कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर देती है। उनकी एफिशिएंसी जो हार्ट की होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। ऐसे में जो वॉल्व होती है, ऐसे में हम या तो वॉल्व को रिपेयर कर देते हैं या फिर पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं, या फिर जो उनकी ओपनिंग होती है उसको बलून के द्वारा प्रॉपर ओपन कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें की जा सकती है। और साथ ही कई ऐसे मरीज जिन्हें वॉल्व की छोटी सिकुड़न है, थोड़ी सी सिकुड़न है, तो वो चीज़ें सालों तक, 10-15 सालों तक भी दवाइयों से मैनेज करी जा सकती है। अब तीसरा इसका ग्रुप होता है जिसे कहते हैं हम कंजाइनाइटल हार्ट डिजीज़। अब इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के पैदा होने के बाद में उनका इको नहीं किया जाता है। बहुत से बच्चों का इको जो होता है वो स्किप कर दिया जाता है, ऐसे टाइम पे नहीं किया जाता है। कई व्यक्ति पूरी ज़िंदगी जी लेते हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी में एक भी इको नहीं हुआ होता है। 1% पॉपुलेशन ओवरऑल, मतलब कि अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो उनमें मात्र एक बच्चे का इको प्रॉपर तरीके से किया जाता है, और उनमें से 1% में कंजेनिटल हार्ट डिसीज भी हो सकती है, जिसका पता भी उन्हें नहीं चलता है। और जिनको ये चीज़ बचपन में पता नहीं चलती है क्योंकि उनका इको नहीं होता है, तो उन्हें जब वो बुजुर्ग होते हैं तब जाके ये चीज़ समझ में आने लगती है। यही चीज़ होती है जो कि बड़े होकर उनका हार्ट फेल करती है। हार्ट फेलियर का तीसरा सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है कंजेनिटल हार्ट डिसीज, और उसे स्कैन करने के लिए एक सिंपल सी टेस्ट होती है जिसे एको कहते हैं, जिसे हम सोनोग्राफी ऑफ द हार्ट भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पेट की सोनोग्राफी होती है वैसे हमारे हार्ट की भी सोनोग्राफी होती है, जिससे हम हमारे हार्ट का फंक्शन जो है वो पता कर सकते हैं। और उससे भी हम आगे कई सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनको कि जैसे कि होल है हार्ट में, या उनकी वॉल में कोई रुकावटें हैं, या फिर कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, तो उसे आराम से ठीक करा जा सकता है। इनके अलावा कुछ एक्जोटिक क्योजेज भी होते हैं। ये ऐसे क्योजेज होते हैं जो कि आम जनता में नहीं पाए जाते हैं, पर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बाद में किसी को पता चले तो अनयूजुअल ना लगे। तो दोज एक्जोटिक क्योजेज ऑल्सो यू शुड हैव टू नो। इनमें से सबसे कॉमन फिर से जो होता है वो होता है कार्डियोमायोपैथी। अब कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है, जब आपके हार्ट की मसल्स जो होती है वही खराब हो जाती है। एक होता है कि जो मसल्स है उनको खून नहीं मिला, उसके चलते हुए वो मसल्स डैमेज हुई, और दूसरा होता है जो मसल्स है वो इनहेरेंटली ही खराब हो जाए। अगर एग्जांपल हम ले, जैसे आपको 2 हाथ है तो उसमें से अगर आप एक हाथ को नहीं उठा पा रहे हो क्योंकि आपके एक हाथ की मसल जो है कमज़ोर हो चुकी है, वैसे ही हमारे दिल की मांसपेशियां भी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वो अच्छे से धड़क नहीं पा रही है। उसी को हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अब कार्डियोमायोपैथी के भी कई कॉमन क्योज होते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल है, या फिर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, या फिर कई बार ऐसा होता है जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनमें कीमोथेरेपी दी गई, कीमोथेरेपी के साथ उसका अफेक्ट पड़ा हार्ट पे, जिससे कि कार्डियोमायोपैथी आ गई, दिल खराब हो गया। वैसे ही एक एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी होती है, यानी कि जो पेशेंट ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ऐसे पेशेंट को एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। बहुत ही अनफॉर्चुनेटली एक और टाइप होता है जिसमें प्रेगनेंसी, यानी कि एक प्रेग्नेंट महिला को जब उसकी डिलीवरी होने वाली है उसके बेबी की, उस समय के दौरान उसे कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जो हार्ट है वो फेल हो जाता है। ये चीज़ें छोटी जगहों पर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद में जब महिला को सांस फूलने लगती है और वो सोचते हैं कि एक नॉर्मल थिंग है और ऐसे ही हो रही होगी, और ये चीज़ें बाद में पता चलती है, बहुत ही लेट पता चलती है कि उनका जो हार्ट है वो फेल है। अगर पेरीपार्टियम कार्डियोमायोपैथी या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड मायोपैथी होती है, को अगर जल्दी ट्रीट किया जाए तो कई मरीजों में ट्रीटमेंट के बाद में नॉर्मल भी हो जाती है। अब एक और अनयूजुअल टाइप होता है जो कि आम जनता के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है समझना भी, सीवियर स्ट्रेस, यानी किसी भी प्रकार का ज़्यादा तनाव ले लेना, जिसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहा जाता है, यानी कि दिल टूट गया लिटरली। इस टाइम पे भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, यानी कि सीवियर स्ट्रेस में हमने हमारे हार्ट को डाल दिया,
ज़्यादा तनाव हमने हमारे बॉडी को दे दिया। अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई थी कोविड के टाइम पर। अगर कोविड में डायरेक्ट वायरस से कार्डियोमायोपैथी नहीं भी हुई तो जो स्ट्रेस होता था कोरोना वायरस का, जो तनाव होता था, या फिर बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस से कोई गुजरा हुआ व्यक्ति हो तो उसे भी कार्डियोमायोपैथी वहाँ पर हो जाती थी। तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम गंभीर तनाव के चलते हुए भी ये हो सकता है। ऐसे ही एक और चीज़ आती है जो कि बहुत ही अनदेखी है लेकिन बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, जिसे हम कह सकते हैं स्लीप एपनिया। हमारे इंडिया में अभी भी ये चीज़ बहुत ही कम डायग्नोज होती है, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर खर्राटे लेना एक बहुत ही नॉर्मल बात समझते हैं, हम इसे आदत पे टाल देते हैं। जबकि स्लीप एपनिया या फिर खर्राटे आने वाली जो चीज़ होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खर्राटे आने से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। तो रोज़ रात को सोने से पहले और सोने से अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में कम होने लगे तो इसे कहा जाता है स्लीप एपनिया सिंड्रोम। अब स्लीप एपनिया में क्या होता है, जैसे कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में दिल को भी ऑक्सीजन कम मिल पाती है, तो ऐसे में आपका दिल अरिथमियास, जो आपके दिल की धड़कन होती है, वो भी बिगड़ने लगती है, जिससे आपके दिल का काम कम होना शुरू हो जाता है। सो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारण भी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, और जो कि अगर हम स्लीप एपनिया को अवॉइड करते जाएं, हमारे मोटापे को अगर कम करें तो ये चीज़ बहुत ही इजीली ट्रीट हो सकती है। एक और जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ये मायोपैथी सर्जरी से आसानी से सही की जा सकती है या कुछ मेडिसिन के द्वारा भी इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ टाइप्स थे कार्डियोमायोपैथी के, जिससे कि जो हार्ट वो फेल हो सकता है। तो हमें ये चीज़ सबसे पहले याद रखनी है, अगर हार्ट फेलियर किसी को है, या हम कह सकते हैं किसी को सीवियर मात्रा में हार्ट जो फेल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का हार्ट 35% से नीचे है तो चांसेस है कि ये व्यक्ति 5 साल बाद जिंदा होंगे। वो चांस होते हैं मात्र 50%। ये इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। सो एंड स्टेज हार्ट डिसीज या फिर एंड स्टेज हार्ट फेलियर, जिसमें कि 35% से कम हार्ट फंक्शन होता है, ऐसे में 5 साल जिंदे रहने के चांसेस भी 50% होते हैं। इसीलिए हार्ट फेलियर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना जरूरी है और उसकी जो कंडीशन है उसको सुधारते रहना चाहिए। एक और फाइनल चीज़ कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होती है आपकी लाइफ स्टाइल पे डिपेंडेंट। जैसे कि अनहेल्थी लाइफ स्टाइल के रहते हुए कि भाई फिजिकली उठ के काम ही नहीं किए, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करी, मतलब पेशेंट की ऐसी ज़िंदगी चल रही जैसे पहले महाराजा जीते थे, कोई काम नहीं, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होना, बैठे रहना, खाते रहना, कोई काम नहीं करना। तो एक्सट्रीम ओबेसिटी और बैड लाइफ स्टाइल, अनहेल्थी डाइट प्लस ड्रग्स का इंटेक, ज़्यादा मात्रा में कोई ड्रग्स लेता है, वो भी अफेक्ट करती है चीज़ें। ये ऐसी चीज़ें होती है जिनके चलते भी हार्ट फेलियर हो सकता है, और वो परमानेंट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। अब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक्टिविटी बनाए रखना ज़रूरी होता है। हार्ट की कंडीशनिंग करना जरूरी होती है, कार्डियक कंडीशनिंग करना जरूरी होती है। अगर हार्ट की कंडीशनिंग अच्छे से होती रही तो हार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन करता रहता है। कुछ प्रकार की ड्रग्स होती है जैसे कोकीन, ये सब ऐसी ड्रग्स होती है जिससे भी हार्ट फेलियर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से हो सकता है। कुछ केसेस में ये टेम्परेरी होता है और कुछ केसेस में ये परमानेंटली भी चला जाता है। वहीं पॉइजनिंग लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी इसके कारण भी हो सकता है। अगर किसी जगह पर फायर हुई हो, ज़्यादा मात्रा में आग लग चुकी हो और धुआं उड़ गया हो चारों तरफ, और ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड आपके फेफड़े में चला गया, ऐसे टाइम पे जो ऑक्सीजन की कमी होती है वो भी आपके हार्ट को फेल कुछ मात्रा में कर सकती है। इन जनरल अगर आपको हार्ट फेलियर होना शुरू हुआ है तो ऐसे में अच्छी दवाइयों के चलते हुए 10 से 20 साल पेशेंट्स को अच्छी क्वालिटी की लाइफ स्टाइल के साथ में मैनेज किया जा सकता है उस हार्ट फेलियर को। अगर ऐसा क्योज हुआ है जो कि प्रोग्रेसिव नहीं है तो, और अगर प्रोग्रेसिव क्योज हुआ हो जैसे कि वो बीमारी जो रुक ही नहीं रही है, बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे में भी पेशेंट्स को कई सारे प्रोसीजर होते हैं जिनके द्वारा उनके हार्ट को सपोर्ट मिल करके उसे मैनेज किया जा सकता है। सो हार्ट फेलियर को आइडेंटिफाई करना, हार्ट फेलियर को जल्दी पकड़ के इलाज जल्दी शुरू करना मेडिसिन के द्वारा, और अगर लेट हो चुके हैं तो प्रोसीजर के द्वारा उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है, वरना हार्ट फेलियर बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम जो होती है वो होती है। सो ये वीडियो था हार्ट फेलियर के ऊपर, एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके ऊपर, और यूँ भी मैंने बनाया हुआ है ताकि